दोस्तों, जब अनपढ़ लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग ऐसी हरकतें करने लग जाएं तो बड़ा आश्चर्य होता है। अभी संचार साथी ऐप को लेकर के और सिम बाइंडिंग को लेकर के जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो सभी देखकर ऐसा ही लगता है कि केवल कुछ लोगों की ये मंशा है कि सरकार कुछ भी चीज ला दे, उसका बस हमें विरोध करना है। क्या उसके लाभ हैं, क्या नुकसान है, उसको विशेष रूप से तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि उसका केवल विरोध ही करना उनका लक्ष्य हो गया है। ऐसा नहीं है कि हम सरकार के समर्थन की बात करते हैं। हमारे भी वीडियो चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जिसमें हम सरकार के ऐसी चीजें जिनका हमारे हिसाब से जो ठीक नहीं थी उसका हमने विरोध भी किया है, उसके लिए तमाम वीडियोज हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। लेकिन संचार साथी ऐप को लेकर के जिस प्रकार की भ्रम भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वो सब गलत है। आज के इस वीडियो में हम आपको काफी क्लैरिटी के साथ इस बात को बताएंगे कि जो दिशा निर्देश नोटिफिकेशन लागू की गई है वो एक नहीं बल्कि दो दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। दो अलग अलग नोटिफिकेशन सेम डे को लागू की गई है। संचार साथी ऐप की तो सब बात कर रहे हैं लेकिन दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने इस वीडियो में आपको दोनों चीजें क्लियर करेंगे। पहले जानेंगे पहली नोटिफिकेशन जिसमें सिम बाइंडिंग को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, सिम बाइंडिंग जो है वो नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि सिम के साथ उसको जोड़ के रखना है। यानी अभी तक हम लोग ऐसा उपयोग कर रहे थे, जो बहुत सारे चैट के ऐप्स हैं जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम, स्नैपचैट, आरताई और इसके अलावा भी जो भी चैट के जितने भी ऐप्स हैं उन सभी को हम दो अलग अलग डिवाइसेस में उपयोग कर सकते थे। यानी एक फोन से हम कॉलिंग करते थे, दूसरे स्मार्टफोन में हम अपना सेम नंबर से व्हाट्सएप चला सकते थे। इस प्रकार की चीजें जो होती थी, उस प्रकार की चीजें होने से साइबर ठगी के बहुत सारे चांसेस हो सकते थे और हुए हैं। 2024 के आंकड़े सरकार ने इस गाइडलाइन के साथ में जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि 22,800 करोड़ रुपए की साइबर ठगी केवल 2024 में हुई है। तो इन सब साइबर ठगी को ध्यान में रखते हुए ये चीजें लागू की गई हैं। तो सिम बाइंडिंग को लेकर के सरकार ने साफ साफ दिशा निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जो ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, इस प्रकार के ऐप के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए सख्त दिशा निर्देश हैं कि वो इस प्रकार की व्यवस्था बनाए कि बिना सिम कार्ड के उस डिवाइस में यदि सिम कार्ड लगा है तभी वो ऐप उसमें चल पाएगा, यदि उसमें सिम कार्ड नहीं है तो ऐप उसमें नहीं चल पाएगा। इस प्रकार की बाध्यता करें, सिम कार्ड से उसकी बाइंडिंग करें, तभी उस ऐप को जारी रखने के लिए अनुमति दी जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इसी नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि जैसे बहुत सारे लोग अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर किसी अलग डिवाइस पर अपने स्मार्टफोन के अलावा डिवाइसेस पे इस प्रकार के ऐप्स को लॉगिन करके उसका उपयोग करते थे, उससे भी समस्या होती थी, उससे भी साइबर ठगी के चांसेस बढ़ जाते थे। तो ऐसी कंडीशन में भी उसको 6 घंटे के लिए सीमित कर दिया गया है। यानी आप किसी अन्य डिवाइस में लॉगिन तो कर पाएंगे लेकिन 6 घंटे के बाद में वो ऑटो लॉग आउट हो जाएगा और आपको पुनः लॉगिन की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, तभी वो एक्टिवेट रह पाएगा। यानी लंबे समय तक आप उसको एक्टिव नहीं रख पाएंगे, आपको 6 घंटे के बाद दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने स्पष्ट रूप से 90 दिन का समय दिया है इन संचार के जो सुविधा प्रदाता हैं उनको कि 90 दिन के अंदर आपको इसकी जितनी भी प्रक्रिया है उसको पूरी करके अपने ऐप में इसको डेवलप कर देना है। दूसरा, 120 दिन के अंदर ही आपको ये रिपोर्ट पेश करनी है कि हमने जो ये आपके दिशा निर्देश थे उसका पालन करके इस प्रक्रिया को अपना करके उपभोक्ताओं को प्रोवाइड कर दिया है और इसके अनुमति आपकी जो दिशा निर्देश है उसके हिसाब से ही ये ऐप अब रेगुलेट किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की बाध्यता पहली नोटिफिकेशन के आधार पर की गई है। अब जानते हैं जो दूसरी नोटिफिकेशन है जिसको लेकर के तमाम मिथ और भ्रांतियां फैला करके सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा कर रखा हुआ है। सरकार आपका डेटा चोरी कर ले रही है, सरकार आपका फोन हैक कर ले रही है, सरकार आपका दिमाग पढ़ ले रही है, इस प्रकार की दुनिया भर की बिना मतलब की चीजें आपके साथ जो है शेयर की जा रही हैं। तो दूसरी नोटिफिकेशन में हम आपको क्लियर कर देंगे कि आखिर इसमें है क्या, क्योंकि बिना तथ्यों के हम बात ही नहीं करते। तो बात कर लेते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की जिसमें सरकार ने स्पष्ट रूप से सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जितने भी हैंडसेट निर्माता है या फिर जो हैंडसेट आयात होते हैं उन सभी के लिए संचार साथी ऐप का उस फोन में बाय डिफॉल्ट होना कंपलसरी रहेगा। तो इसमें 3 अलग अलग गाइडलाइन जारी किए हैं इस नोटिफिकेशन में। पहली गाइडलाइन क्या है वो आपको बता देते हैं। पहली गाइडलाइन में सरकार ये स्पष्ट करती है कि अब से जितने भी नए हैंडसेट निर्माता हैंडसेट को सप्लाई करेंगे या फिर इंपोर्ट होते हैं जो हैंडसेट, उन सभी के लिए ये कंपलसरी हो जाएगा
कि वो अपने सॉफ्टवेयर के साथ में संचार साथी ऐप को बाय डिफॉल्ट ही इंस्टॉल करके भेजें, जो कि उपभोक्ता को पहले ही उपयोग में प्राप्त हो जाए। दूसरी गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि आपको ये ऐप बाय डिफॉल्ट अपने फोन के साथ देना तो है, लेकिन इसको अपनी पूरी क्षमता के साथ उपयोग हो सके, उस पर किसी प्रकार का उस स्मार्टफोन के एप्लीकेशन की वजह से कोई प्रतिबंध ना हो, उसका भी ध्यान रखना निर्माताओं के लिए रहेगा, हैंडसेट निर्माताओं के लिए रहेगा कि वो इसका भी ध्यान रखेंगे कि संचार साथी ऐप को किसी प्रकार से रिस्ट्रिक्ट या प्रतिबंधित ना किया जाए उसके किसी भी फीचर को। तीसरी गाइडलाइन ये कहती है कि जितने भी पुराने फोन्स हैं, उन सभी पुराने फोन में जो भी नया सॉफ्टवेयर अपडेट वो हैंडसेट निर्माता देगा, उस अपडेट के साथ में संचार साथी ऐप का भी बाय डिफॉल्ट होना अनिवार्य रहेगा। यानी यदि आपका फोन पुराना है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के साथ में ही संचार साथी ऐप आपको बाय डिफॉल्ट ही इंस्टॉल हो जाएगा, जिसको आप अपने फोन में रन कर पाएंगे। तो ये है गाइडलाइंस। अब इस गाइडलाइन को समझने में समस्या कहाँ हुई है? समझने में समस्या ये हुई है कि सरकार आपके फोन को हैक करना चाहती है, आपके फोन को अपने तरीके से चलाना चाहती है, तानाशाही की प्रक्रिया अपनाना चाहती है। जिस प्रकार चाइना में जो सरकार है वो अपने उपभोक्ताओं के फोन को एनालाइज करती है, उसके स्क्रीनशॉट्स लेती है हर 5 मिनट में, इस प्रकार की जो चीजें सुनने को आती है, उस प्रकार की चीजें भारत सरकार भी करने वाली है या फिर इस ऐप के माध्यम से कर रही है। ये सब चीजें सुनने को मिल रही है। और ये भी भ्रांति है कि ये जो ऐप है आपके फोन को अपने तरीके से कंट्रोल करेगा, आपकी सुरक्षा, आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में नहीं रहेगी, वो सरकार हैंडल करेगी। इस तरीके की चीजें सुनने को मिलती है। तो बेसिकली इसका क्लैरिफिकेशन करने के लिए जो सिंधिया है उन्होंने भी अपना क्लैरिफिकेशन इस पर दिया है कि ऐसा नहीं है कि इस ऐप को आप अपने फोन से हटा नहीं सकते। इस ऐप को आप अपने फोन से जब चाहें तब डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और जो चाहता है कि वो उसके फोन में रहे वही उसको इंस्टॉल कर सकता है या फिर वही उसको कंटिन्यू उपयोग कर सकता है। तो दूसरी बात ये सुनने को आ रही है कि पहले जो गाइडलाइन दी गई थी और बाद में जो सिंधिया का स्टेटमेंट आया है, दोनों में रिफ्लेक्शन पैदा होता है। यानी पहले ये चीज थी कि ये ऐप आप हटा नहीं सकते, फिर सिंधिया ने ये कहा कि आप हटा सकते हैं, तो सरकार अपने ही गाइडलाइन को झूठा साबित कर रही है। लेकिन यहाँ पर गलती ये हो रही है कि जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को प्रॉपर सही तरीके से नहीं पढ़ा गया है। इस गाइडलाइन की जो हेडिंग है, उस हेडिंग के तीसरी लाइन को साफ साफ लिखा गया है, निर्माताओं को सुनिश्चित करना होगा कि डिवाइस सेटअप के दौरान ऐप आसानी से सुलभ हो, यानी बाय डिफॉल्ट ऐप उनको मिले और इसके फीचर डिसेबल या प्रतिबंधित ना हो, और इसकी जो फीचर हैं उसकी जो उपयोगिता है वो प्रतिबंधित ना हो, वो ऐप अपनी पूरी क्षमता से काम कर सके, ऐसा उन हैंडसेट निर्माताओं को ध्यान में रखना है। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं है कि इस प्रकार का ऐप जो है, यानी संचार साथी जो ऐप है, उसको उपभोक्ता अपने फोन से डिलीट या रिमूव नहीं कर सकता। वही क्लैरिफिकेशन सिंधिया ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। सरकार ने इस गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया है कि ये सभी प्रक्रियाएं 90 दिन में पूरी कर देनी है, और 90 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जो भी नया फोन मार्केट में उपभोक्ता तक पहुंचेगा उसमें उसके सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट संचार साथी ऐप का होना अनिवार्य रहेगा। और इस गाइडलाइन के बाद 120 दिन के अंदर जो सरकार को इन हैंडसेट निर्माताओं को कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करनी होगी कि हमने इसको एप्लीकेबल कर दिया है। इसी में एक भ्रांति और सुनने को मिल रही है कि जो एप्पल निर्माता कंपनी है वो इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि इस प्रकार की चीजें हम लागू नहीं करेंगे क्योंकि अन्य देश भी इसकी डिमांड नहीं करते हैं। लेकिन आपको ये स्पष्ट कर दें कि अगर आप संचार साथी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि लगभग 10 लाख एप्पल के यूजर जो है वो इस ऐप को इंस्टॉल करके उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्मार्टफोन यूजर हैं लगभग 1 करोड़ की संख्या में इस ऐप को इंस्टॉल करके उसका लाभ ले रहे हैं। एक चीज और आपको बता दें, आपकी सुरक्षा और आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया है, यानी इससे आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होने वाली है बल्कि इससे आपकी सुरक्षा बढ़ेगी। यानी एक सेंटेंस है कि आपको बीमारी होने के बाद इलाज करने से अच्छा है कि आप बीमारी होने ही ना दें, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का जो सेंटेंस है वो यहाँ पर लागू होता है। सरकार डायरेक्टली रूप से जो साइबर फ्रॉड है उनको पकड़ने में कई बार असमर्थ हो जाती है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से जब ये फोन में आपके ये ऐप इंस्टॉल रहेगा तो साइबर ठगों को पकड़ने में आसानी रहेगी और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। जहां तक आपके सूचनाओं का, आपके डेटा लीक की बात है, वो डेटा तो ऑलरेडी आपका अन्य ऐप चोरी कर ही रहे हैं बिना आपकी जानकारी के। उदाहरण के लिए आप देख ही लें, कोई भी चीज आप सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं, हमने एक अपने अलग वीडियो में जो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है डिजिटल फुटप्रिंट
एक टॉपिक है जिसमें हमने क्लियर किया है कि डिजिटल फुटप्रिंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आपके डेटा को चोरी किया जाता है बिना आपकी जानकारी के। तो ये चीजें जो है वहां से क्लियर हो जाती हैं कि आपके जो अदर एप्स हैं बिना आपकी जानकारी के, बिना आपके सूचना के, और यहाँ तक कि आपसे परमिशन जबरदस्ती ली जाती है, बिना आपके परमिशन के वो ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो ही नहीं सकता है। इस तरीके की चीजें करके वो अदर एप्स आपके डेटा को चोरी करते हैं और अदर कंपनीज को सेल करते हैं ताकि आपकी सूचनाओं का मिसयूज किया जा सके। अभी हाल ही में जो पेटीएम बैन हुआ है वो भी इसी वजह से बैन हुआ है कि वो उपभोक्ता की डेटा को अदर कंपनीज को सेल करता था, जिसको लेकर के पेटीएम से इंस्पेक्शन किया गया था, उससे सूचनाएं मांगी गई थी। आपको यह भी बता दें कि जो संचार साथी ऐप है उसका उपयोग करने से आपके साथ जो फ्रॉड होते हैं, जो एपीके फाइल आपके व्हाट्सएप पे कई बार आती है, आप उसको इंस्टॉल करते हैं, आपका फोन हैक हो जाता है, उन सब चीजों से बचा जा सकता है। इस तरीके की फाइल को रन ना हो, इस प्रकार की चीजें भी संचार साथी ऐप में होने वाली है। यानी जो भ्रांतियां हैं वो जैसे 2000 के नोट का चिप वाली जो बात थी, उसी तरीके की बात संचार साथी के लिए भी कही जा रही है, जो कि गलत है, भ्रांतियां हैं। जबकि संचार साथी आपके सुरक्षा, आपकी प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए है। इससे सरकार आपकी सुरक्षा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है, आपकी जो सुरक्षा है उसको बनाए रखना चाहती है। हम ये बात सरकार के फेवर में नहीं कह रहे हैं, हम केवल फैक्ट की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर संचार साथी ऐप वर्तमान में सुरक्षित है, और यदि जिस प्रकार की भ्रांतियां सुनने को मिलती है, अगर भविष्य में भी संचार साथी ऐप का दुरुपयोग सरकार के द्वारा किया जाता है तो हमारा लोकतांत्रिक देश है, ऐसा पाए जाने पर उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है, कोर्ट की शरण ली जा सकती है, और गैर संवैधानिक इस ऐप को पाए जाने पर इसको प्रतिबंधित बैन किया जा सकता है। बेसिकली कुल मिलाकर अभी आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार शिकायत प्राप्त होने के बाद कार्रवाई करती है, लेकिन दुर्घटना हो ही ना उसके लिए इस ऐप को इंस्टॉल करके अपने फोन में रखना आपके लिए फायदेमंद होगा, और आप भविष्य में होने वाली किसी भी पेमेंट रिलेटेड जो फ्रॉड है, साइबर ठगी किसी प्रकार की है, उस तरीके से जो घटनाएं होती हैं उससे आपका बचाव होना संभव है इस ऐप के माध्यम से। तो सरकार ये प्रयास कर रही है, आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसका उपयोग करें। और यदि आपको फिर भी लगता है कि आप इसका उपयोग नहीं करना चाहते, तो जैसा सिंधिया ने अपने स्टेटमेंट में क्लियर कहा है, आपको स्वतंत्रता होगी कि आप उस ऐप को रिमूव कर सकें, आप उसको अनइंस्टॉल कर सकें। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगी होगी, इसको अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।